ज्यांनी आम्हाला खूप आशीर्वाद दिलेला आहे, यासोबत खऱ्या अर्थानं जो फेक नरेटिव्ह तयार करण्यात आला होता, त्या फेक नरेटिव्हच्या विरोधात लढणाऱ्या ज्या वेगवेगळ्या संघटना आहेत राष्ट्रीय विचारांच्या, त्या संघटनांचा विजय आहे। आणि विशेषतः जे मतांचं ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न या महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीने केला होता, त्याच्या विरोधात लोकांमध्ये जनजागृती करणारे आमचे विविध पंथांचे जे संत आहेत, त्यांचा देखील हा विजय आहे की ज्यांनी महाराष्ट्राला एक ठेवलाय। अशा सगळ्यांचा हा खऱ्या अर्थानं विजय आहे। गावामध्ये, पाड्यामध्ये, तांड्यामध्ये, वाडीमध्ये, वस्त्यांमध्ये सगळीकडे जाऊन ज्यांनी हा अलख जगवला त्यांचा विजय आहे। आणि खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रातले आमचे महायुतीचे जे लाखो कार्यकर्ते आहेत, या कार्यकर्त्यांचा विजय आहे। माननीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदेजी, मी, अजितदादा, आमचे रामदास आठवलेजी, आमचे सगळे मित्रपक्ष, आमच्या एकजुटीचा हा विजय आहे। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की प्रचंड मोठा अशा प्रकारचा विजय आज मिळालेला आहे। या निमित्ताने मी निश्चितपणे आमच्या देशाचे गृहमंत्री अमितभाई शहा यांचे देखील मनापासून आभार मानतो की ज्यांनी या ठिकाणी महाराष्ट्रामध्ये येऊन आमच्या कार्यकर्त्यांमध्ये ऊर्जा भरली। आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डाजी असतील, आमचे राजनाथ सिंहजी असतील, नितीन गडकरीजी असतील, सगळ्या राष्ट्रीय नेतृत्वाने आम्हाला या ठिकाणी अतिशय चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केलं। आमचे प्रभारी सभी राष्ट्रीय नेतृत्व ने हम लोगों का गाइडेंस काफी अच्छे से किया, ऐसा फडणवीस कह रहे हैं। जेवढे या ठिकाणी आम्हाला मार्गदर्शन करत होते त्या सगळ्यांनी मला असं वाटतं की या विजयामध्ये हातभार लावलेला आहे। आणि निश्चितच जिन जिन लोगों ने हमारा मार्गदर्शन किया है, उन्होंने इस जीत में हमको समर्थन किया है, उनका योगदान है। आज या ठिकाणी काही बोलताच येत नाही, अक्षरशः साष्टांग दंडवत महाराष्ट्राच्या जनतेला, ज्या महाराष्ट्राच्या जनतेने हे प्रेम दिलेलं आहे। आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्र की जनता को हम झुककर नमन करते हैं कि इतना अच्छा रिस्पॉन्स उन्होंने वोटिंग के जरिए हम लोगों को दिया है। अशा जनतेचा मी आभार मानतो ज्यांनी ही एकी दाखवली आहे। हम इस महाराष्ट्र की जनता का आभार मानते हैं। सांगितलं होतं की आम्ही आधुनिक अभिमन्यू आहोत, आम्ही चक्रव्यूह तोडून दाखवू। तो चक्रव्यूह तुटलेला आहे आणि महाराष्ट्र मोदीजींच्या पाठीशी। मैंने कहा था कि हम लोग आधुनिक अभिमन्यु है, हम लोग चक्रव्यूह तोड़कर दिखाएंगे और वो हमने वक्त किया है। आज महाराष्ट्र की जनता ने जो अप्रत्याशित इस प्रकार की जीत हमको दी है, इससे ये बात पूरी तरीके से स्थापित होती है कि महाराष्ट्र ये प्रधानमंत्री मोदी जी के पीछे है। और मोदी जी ने जो नारा दिया था, एक है तो सेफ है, इस नारे को यथार्थ में लाते हुए महाराष्ट्र के सभी समाज के सभी लोगों ने एकता दिखाते हुए महाराष्ट्र में मतदान किया है और इसके कारण इतनी अच्छी जीत हमको मिली है। विशेष रूप से हमारी लाडली बहनों का, लाडले भाइयों का, लाडले किसानों का, सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। लाडली बहनों ने तो बहुत आशीर्वाद हमको दिया है, जिसके कारण हम लोग निश्चित रूप से एक अच्छा विजय यहां पर संपन्न कर पाए। इसके साथ साथ लोकसभा में जिस फेक नैरेटिव को तैयार किया गया था और यहां पर जिन ताकतों ने अराजकता के माध्यम से फेक नैरेटिव को परकोलेट किया था, उनके खिलाफ लड़ने वाली सारी जो राष्ट्रीय ताकतें थी, जो राष्ट्रवादी विचारों की जितनी हमारी ताकतें थी, वो सारी ताकतों ने मैदान में उतरकर उस फेक नैरेटिव को समाप्त कर दिया। इसलिए उन सभी संगठनों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये करके दिखाया। साथ साथ महाराष्ट्र में जो पोलराइजेशन का प्रयास किया गया था और किसी जाति विशेष, धर्म विशेष को, एक धर्म विशेष को पोलराइज करने का जो प्रयास किया गया था, मुझे लगता है वो प्रयास सफल नहीं हुआ, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी परंपरा है, संतों की परंपरा है। इस परंपरा का निर्वाह करने वाले अलग अलग पंथों के जो हमारे सारे साधु संत हैं, उनका भी आशीर्वाद हमको मिला, जिन्होंने बिल्कुल गांव गांव तक जाकर अलख जगाया और एक रहने का संदेश दिया
जिसके कारण मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत अच्छा विजय हमको मिला है। विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री अजितदादा पवार जी, रामदास अठौले जी और हमारे साथ की जितनी छोटी पार्टियां हैं, हम सब लोग एक साथ रहे, एक साथ मिलकर हमने ये काम किया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस एकता का ये विजय है जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है ऐसा मैं मानता हूं। और साथ साथ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूं, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में आकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे नड्डा जी है, हमारे राजनाथ जी है, हमारे नितिन गडकरी जी है, इनका भी आभार व्यक्त करता हूं। हमारे जो चुनाव के प्रभारी है, हमारे जो महाराष्ट्र से मंत्री है, इन सभी का मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि पूरी पार्टी ताकत से हमारे साथ खड़ी हुई। और सबसे महत्व की बात है, हमारे नेताओं ने, हमारी पार्टी ने केवल बीजेपी की सीटों पर काम नहीं किया, हमारी पार्टी ने सारे के सारे महाराष्ट्र के जितने 288 सीटें थी, हमारे दोस्तों की सीटों पर भी काम किया। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके कारण एक बहुत अच्छा यहाँ कार्य संपन्न हुआ। हमारे भूपेंद्र यादव जी, अश्विनी वैष्णव जी, हमारे शिवप्रकाश जी, इनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे यहाँ पर जो हमारे सारे अलग अलग प्रांतों से भी जिन लोगों ने हमको मदद की, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पीयूष जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से सामूहिक रूप से हम लोग जब उतरे तो ये सामूहिक ताकत एक ऐसी ताकत बनी जिसने दिखा दिया कि महाराष्ट्र ये मोदी जी के ही साथ है। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था, मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापिस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। मला असं वाटतं की कुठल्याही लोकशाहीमध्ये एक चांगला विरोधी पक्ष असणं हे गरजेचं आहे। त्यामुळे जे काही विरोधी पक्षाचे लोक निवडून आलेले आहेत त्यांचा आम्ही सन्मान करू। त्यांचा आवाज छोटा असो की मोठा असो, ते ज्या योग्य गोष्टी सांगतील त्या योग्य गोष्टींवर आम्ही त्यांना प्रतिसाद मराठी आम्हाला ते माहितीच होतं। जर झारखंडमध्ये झारखंड मुक्ती मोर्चा जिंकला तर तिथलं ईव्हीएम टॅम्पर प्रूफ, परफेक्ट, एकदम जनमताचा कौल, लोकशाहीचा विजय। आणि महाराष्ट्रामध्ये हे धाराशाही झाल्याबरोबर लोकशाही खतऱ्यात आलेली आहे, ईव्हीएम प्रॉब्लेममध्ये आहे, ईव्हीएम टॅम्पर झालेला आहे। मला असं वाटतं की कुठेतरी अशा परिस्थितीमध्ये आत्मचिंतन केलं पाहिजे आणि खरी कारणं काय, मला काही त्यांना सल्ला द्यायचा नाही आहे, मी थोडा बोलही नाही आहे, पण कधीतरी त्यांना खरी कारणं काय याचा विचार करावा। मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्न पाहिली असे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधल्या बड्या नेत्यांचे या विधानसभा निवडणुकीमध्ये नाराज झाले। लोकशाहीची हीच खरी मला असं वाटतं गंमत आहे की लोकशाहीमध्ये कोणाला जनता डोक्यावर घेईल आणि कोणाला जनता धाराशाही करेल हे सांगता येत नाही। या निवडणुकीने पुन्हा एकदा ते दाखवले। मोठ्या प्रमाणामध्ये यश मिळालेलं आहे। मागच्या वेळेस दातृत्व दाखवत भाजपाने एकनाथ शिंदेंना सीएम पद दिलं। आता सगळ्या तुमच्या लोकांच्या त्याला अनेक राजकीय नेत्यांचे बाईट्स येत आहेत की बहुत प्रतिक्रिया येतात की भाजपाला आता यश मिळालं तर भाजपाने मुख्यमंत्रीपद घ्यायला हवं। या बाबतीत माननीय अमित भाई शहांनी प्रेस कॉन्फरन्समध्ये क्लिअरली सांगितलेलं आहे, मुख्यमंत्रीपद हे कुठल्या निकषावर नाही, मुख्यमंत्रीपद तीनही पक्षाचे नेते एकत्रित बसून ठरवतील। एकनाथराव शिंदेजी त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत, अजितदादा त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत आणि आमचे जे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत त्यांना आमचं पार्लमेंटरी बोर्ड ऑथराईज करतात। ते बसून जो निर्णय घेतील तो निर्णय असेल
कुठलाही वाद नाही आहे, कुठलाही विवाद नाही। सीएम पद को लेकर के किसी तरह का वाद विवाद नहीं है। हमारी पक्षश्रेष्ठी बैठेगी, उसके बाद जो निर्णय लेगी वो निर्णय फाइनल होगा। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। अभी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं, अजित पवार जी उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑथोराइज करता है। तो ये लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे, हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे, जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। बाबा आता पूर्ण रिझल्ट संपवूया। आता मी आणि अजितदादा आता सीएम साहेबांकडे चाललो आहे, आम्ही बसून जरा पुढचा काय कार्यक्रम करायचा तो चॉकआउट करू आणि तुम्हाला नीट सांगतो। मुझे ऐसा लगता है कि एक प्रकार से लोगों ने अपना मैंडेट दे दिया, लोगों ने एकनाथ शिंदे जी को रियल शिवसेना के रूप में स्वीकार कर दिया है। बाला साहेब ठाकरे के हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की जो शिवसेना है उसकी लेजिटिमेसी ये एकनाथ शिंदे जी को मिली है, और जो मूल एनसीपी है उसकी लेजिटिमेसी अजित पवार जी को या निवडणुकीमध्ये खास पोलरायझेशन करण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडीकडनं आवर्जून केला गेला, विशेषतः मराठवाड्यामध्ये आणि विदर्भामध्ये पण वेगवेगळ्या ठिकाणी अशा स्वरूपाचा प्रचार केला गेला। तरी देखील विदर्भ आणि मराठवाडा याच्यामध्ये प्रचंड भाजपाला यश मिळताना दिसतंय, याचं प्रमुख अॅनालिसिस काय? मला असं वाटतं की जेव्हा वारंवार तुम्ही एका व्यक्तीला एका पक्षाला टार्गेट करता त्यावेळी तुम्ही जे टार्गेट करता त्यातली हवा पण निघून जाते आणि त्याची तीव्रताही कमी होते आणि लोकांनी त्याचं समजतं। लोकांच्या मनात त्याला एक प्रकारची चुकीच्या पद्धतीनं टार्गेट केलं जातं। तसंच आम्हाला महाविकास आघाडीने ठरवून त्या ठिकाणी टार्गेट केलं, पण मला असं वाटतं की हळूहळू लोकांनी लक्षात आलं, कारण आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड चांगला, आम्ही नेहमी पॉझिटिव्ह काम केलेलं आहे, त्यामुळे आमचा ट्रॅक रेकॉर्ड पाहून लोकांनी या ठिकाणी मतदान केलं। मला असं वाटतं की या निकालाने एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची शिवसेना ही एकनाथराव शिंदेजींची शिवसेना आहे, किंवा एकनाथराव शिंदेजी ज्या शिवसेनेचे प्रमुख आहेत तीच शिवसेना ही आता या ठिकाणी हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंची आहे। त्याची लेजिटिमसी जी आहे ती आता एकनाथराव शिंदेजींकडे आलेली आहे, आणि तशीच राष्ट्रवादी काँग्रेसची लेजिटिमसी जनतेनं अजितदादा पवारांना दिलेली आहे। आईचा तर फक्त आशीर्वाद घेतलाय, आईने आशीर्वाद दिलाय आणि अमितभाईंनी खूप आनंद व्यक्त केला आणि अमितभाईंनी या ठिकाणी आमचं अभिनंदन व्यक्त केलं। मराठा आरक्षण को लेकर बड़ा मुद्दा बना, इसके बावजूद आपकी पार्टी बड़ी जीत यहाँ पर हासिल करी। आपके ऊपर चूंकि एक तरह से आरोप हुआ, आपको अभद्र शब्दों में आपके खिलाफ जो है आलोचना करी गई, क्या ये उस वजह से मराठा आरक्षण का जो एक आंदोलन था वो फेल हुआ और जो मैंडेट था वो कहीं न कहीं आप लोग? देखिए, मैंने इससे पहले भी कहा था कि लोकसभा के चुनाव में हमको 43.6% मिले थे, उनको 43.9% मिले थे। तो अगर मराठा समाज ने हमको वोट नहीं दिया होता तो क्या हम 43.6% पर पहुंचते? मराठा समाज हमारे साथ था, है और रहेगा। ओबीसी समाज हमारे साथ था, है और रहेगा। सारे समाज आज आप जब इसको डिसाइफर करेंगे, जब आप इसका विश्लेषण करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि सब समाज हमारे साथ में। देखिए, हर समाज की अपनी इच्छाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, लेकिन उनको ये भी पता होता है कि अपनी आकांक्षाएं पूर्ण करने के लिए प्रामाणिकता से काम कौन कर सकता है, तो लोगों का विश्वास हम पर। 2019ला मला आठवतं की वर्षावर एक प्रेस झाली होती, त्यानंतर शरद पवारांनी तेल लावलेला पैलवान हे वाक्य बोललं होतं आणि तुमचं आलेलं माइंडेड गव्हर्नमेंट पाडलं गेलं होतं कालांतराने, त्याचा बदला घेतलाय का आता? तेल लावलेला पैलवान कुठलाही बदला मी घेतलेला नाही।
राजकारणामध्ये जनता ठरवते कोण जिंकेल कोण हरेल. कधी कधी एखाद्या गोष्टीचा नापसंती ही जनता कळवते. त्यामुळे यातनं जनतेने कदाचित नापसंती कळवली असेल आणि आमच्या बाबतीत पसंती कळवली असेल. मला असं वाटतं की याला वेगळ्या पद्धतीनं पाहण्याचं कारण नाही. आणि नंबर्स काय आहे याच्या आधारावर मी विरोधी पक्षाचं मूल्यमापन करणार. सर, एक सवाल आहे की नीतीवरती जी चर्चा सुरू झालेली आहे, महाराष्ट्र चाणक्य म्हणून शरद पवारांचा उल्लेख वारंवार केला जायचा, आता महाराष्ट्र चाणक्य बदलला आहे. बदलला असेल तर मला माहीत नाही. फक्त मी एवढंच सांगू शकतो की मी तरी चाणक्य वगैरे काही नाही. मी भारतीय जनता पक्षाचा साधा कार्यकर्ता आहे. माझा पक्ष मला ताकद देतो, माझ्या पाठीशी उभा राहतो, म्हणून मला हे सगळं करता येतं. आमच्या पक्षातले जे वेगवेगळे नेते आहेत हे सगळे नेते माझं नेतृत्व मान्य करतात, म्हणून मला पुढे जाता येतं. त्याच्यामुळे चाणक्य वगैरे नाही. म्हणून सांगितलं हे जे काही आम्ही जिंकलो आहे ही एकत्रित भारतीय जनता पक्षाचा हा विजय आहे. याच्यात देवेंद्र फडणवीसचं कॉन्ट्रीब्युशन हे फार लहान आहे. गैरकानूनी जीत ये कह रही है, संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया है कि गैरकानूनी जीत है, इस जीत को नहीं मानते क्योंकि जनता आप लोग के खिलाफ थी. और सर, और इसी से एक सवाल इसी पे कंटिन्यू कर लेता हूँ सर, क्या देवेंद्र फडणवीस के रूप में समंदर वापस आ गया है? जो लोग घर किनारे पे बसाए थे बह जाएंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि संजय राउत इनके ऊपर मैं कभी प्रतिक्रिया देता नहीं हूँ, लेकिन आज आवश्यकता इसलिए दे रहा हूँ. मुझे ये पता है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीता है तो बहुत लेजिटिमेट जीता है. वहाँ चुनाव एकदम फेयर हुआ है. वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया है. वहाँ पर ईवीएम इतना पक्का था कि वो हैक ही नहीं हो सकता. वहाँ लोकतंत्र का विजय हुआ है. और महाराष्ट्र में अगर हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है तो इलेक्शन कमीशन भी बायस हो गया है, यहाँ का ईवीएम हैक हो गया है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो गई है. देखिए, कभी न कभी आत्मचिंतन करने की आवश्यकता होती है. जो आत्मचिंतन नहीं करते जिंदगी में वो समाप्त हो जाते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि कभी न कभी आत्मचिंतन करना चाहिए, और इस प्रकार से वो बात करेंगे तो क्या लोगों का विश्वास बैठेगा? चलो, थैंक यू. डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को सुन रहे थे आप, जिन्होंने पार्टी नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए कहा कि जो पार्टी नेतृत्व तय करेगी वो फैसला सर्वमान्य होगा. अब देखना यह होगा कि एकनाथ शिंदे के सर सजेगा ताज, या फिर जैसा कि तस्वीरें बता रही हैं मुख्यमंत्री अगला महाराष्ट्र का देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाएगा. सभी खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में बने हुए. आशुतोष जी, आप क्या कहते हैं, देवेंद्र फडणवीस ही अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के? देखिए, मुझे अगर मेरी राय अगर कोई ले तो मुझे तो लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को ही बनना चाहिए. दो कारणों से. एक कारण है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इतने 132 सीट लेकर आई है तो क्यों शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ेगी, और क्यों वो वहां पर सरकार चलेगी. अगर भारतीय जनता पार्टी को अगले 5 साल के अंदर महाराष्ट्र में अपने बल पर अगर सरकार बनानी है, अपने बहुमत लेकर आना है, तो किसी दूसरे के नेतृत्व अपनी गाड़ी क्यों चलाएंगे? उनको अपना विस्तार करना होगा. दूसरी बात है, इस पूरे चुनाव में शिंदे के बाद बीजेपी की तरफ से किसी एक नेता का प्रोजेक्शन हुआ है तो देवेंद्र फडणवीस का हुआ है. और देवेंद्र फडणवीस एक उन मुख्यमंत्रियों में से महाराष्ट्र के हैं जिन्होंने वसंतराव नाइक के बाद अकेले हैं जिन्होंने 5 साल का टर्म पूरा किया है. न केवल टर्म पूरा किया है बल्कि 2019 में जब गठबंधन के साथ लंबा कार्यकाल सबसे नहीं 5 साल का टर्म सिर्फ 2 ही मुख्यमंत्रियों ने पूरा किया. वसंतराव नाइक ने किया और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस के. शरद पवार ने कभी भी नहीं किया. कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि अभी से वो मान बैठे हैं, लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही सीएम होने वाले हैं, क्योंकि जीत का जश्न सबसे ज्यादा प्रबल तौर पर देवेंद्र फडणवीस के घर के अंदर और उनके घर के बाहर बन रहा है. घर के बाहर तो होली तक बनने की तस्वीरें हमने आशुतोष जी दिखाई है. संजय जी, आपकी प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगी. तस्वीरें खतरनाक साबित होती हैं. एक और सज्जन थे, वो दर्शन कर नहीं होना चाहिए. दर्शन कर रहे थे, पुलिस का प्रोटोकॉल पा गए तो 3 घंटे में दूसरा आदमी मुख्यमंत्री बन गया. तो ये भारतीय जनता पार्टी में इस बात को याद रखिएगा कि ऐसे उत्सव बड़े खतरनाक संगीत रागी जी, मुझे लगता है कि नाम कम से कम अनाउंसमेंट होने का इंतजार कर लेना चाहिए किसी भी तरीके के जश्न के. हालांकि जो मैंडेट जिस तरह का मुझे नहीं लगता बीजेपी को, देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जितने नेता थे, यहाँ तक कि जो इंचार्ज भी थे, वो उनके घर आए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि श्रेय जो है वो इस जीत का श्रेय जो है पार्टी अध्यक्ष से ज्यादा देवेंद्र फडणवीस को जा रहा है. दूसरी बात, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कहा गया कि चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जितनी ये स्ट्रेटेजी तय करनी हो महाराष्ट्र के चुनाव की, वो उसके सूत्रधार और उसके केंद्र में कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस थे. और भारतीय जनता पार्टी को ये अद्भुत मैंडेट मिला है, 132.
यानी कि आप 12 के आंकड़े से कम है अपने बल पर सरकार बनाने के लिए। पिछली दफा 105 था, जब उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनी थी, तब जब देवेंद्र फडणवीस थे उस समय 123 सीटें जीती थी। आज उससे भी ज्यादा 9 सीटें ज्यादा लेकर के आई है। तो मुझे ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि ठीक है, बीजेपी प्रवक्ता वो भी क्लेम कर पाएंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं। के शर्मा जी, आप तक क्या संकेत पहुंच रहे हैं? ये जो जीत का जश्न नाम के अनाउंसमेंट से पहले ही शुरू हो गया है, ये जारी रहने वाला है फडणवीस के घर या नहीं? नहीं, क्यों नहीं जारी रहने वाला है? ये तो अब जिस संख्या जो दिख रहा है ये तो बहुत स्पष्ट है। इसमें अब नहीं, बतौर मुख्यमंत्री मेरा प्रश्न था, क्या फडणवीस हैं अगले मुख्यमंत्री? नहीं, देखिए, उसके लिए पहले ही फडणवीस जी ने भी सबने कहा है कि हम जो है पूरे परिणाम आने के बाद बैठकर विचार करेंगे, चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद नाम तय हो जाएगा। मुख्यमंत्री के विषय पर मुझे लगता है कि किसी को कुछ ज्यादा नैरेटिव बनाने की कोशिश नहीं